हेलो, वंदे मातरम। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का इनफाइनाइट एकेडमी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज के इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, वीडियो को एंड तक जरूर तक देखें। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? हमारे ऑप्शन हैं बीबी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बीबी गिरी। बीबी गिरी जी जब डबलिन यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो यह आयरलैंड गए हुए थे। वहां पर तब वे वहां के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डी बेलेरा जैसे प्रसिद्ध ब्रिटिश विद्रोही के संपर्क में आए और इन्होंने वहां पर चल रहे सिन फेन आंदोलन से जुड़ गए और इस कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। इसके बाद उन्हें आयरलैंड से निष्कासित कर दिया गया और वह स्वतंत्र भारत में बीबी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति बने थे। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बीबी गिरी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कुल कितनी होती है? 17, 19, 15 या 12? तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 80(3) में। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा, इस बात का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 80(3) में मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो देखिए, प्रत्येक वर्ष राज्यसभा के 1/3, यदि राज्यसभा में कुल 6 सदस्य हैं तो प्रत्येक वर्ष उनमें से 2 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाएंगे और 2 नए सदस्य राज्यसभा में आ जाएंगे। तो इसी प्रकार से राज्यसभा का क्रम चलता है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि राज्यसभा हमारी संसद का एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता है। तो इस प्रकार से एक क्रम चलता रहता है। प्रतिवर्ष 1/3 लोग सेवानिवृत्त हो जाते हैं और 1/3 लोग ही सदस्य नियुक्त होते हैं। राज्यसभा के सदस्य बनने की आयु 30 वर्ष होती है और राज्यसभा का उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 80 में मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो संविधान के अनुच्छेद 63 में उल्लेख मिलता है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति जी राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, किंतु वह उसके अध्यक्ष होते हैं और उन्हें मत देने का भी अधिकार नहीं होता है, किंतु वह अपना निर्णायक मत दे सकते हैं। तो हमारे राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष हमारे उपराष्ट्रपति जी हो जाएंगे। वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति जी वेंकैया नायडू जी हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष, 31 वर्ष, 35 वर्ष? तो यदि बात की जाए 25 वर्ष तो यह सांसद बनने की उम्र है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है? हमारे ऑप्शन से यह संघ सूची और समवर्ती सूची में शामिल मामलों पर कानून बनाता है, यह धन विधेयक या गैर धन विधेयक पेश और लागू कर सकता है। हमारा अगला ऑप्शन है, यह कराधान, बजट और वार्षिक वित्तीय विवरणों के प्रस्तावों को मंजूरी देता है। ऑप्शन सी है, यह गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयक में संशोधन का सुझाव देता है। हमारा अंतिम ऑप्शन है, यह आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देता है। तो अगर बात की जाए कि राज्यसभा के निम्न में से क्या काम है, तो वह गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयक में संशोधन का सुझाव देता है। और यदि धन विधेयक को एक बार संशोधन करके लोकसभा पुनर् तरीके से पास करके और राज्यसभा के पास भेज दे तो वह उसे
पास करने के लिए बाध्य हो जाती है। अगर आप स्पष्ट भाषा में समझे तो धन विधेयक के मामले में लोकसभा के पास शक्ति ज़्यादा होती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? तो भारत की लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952, 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। यह लोकसभा का गठन हुआ था और लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्ष जी जीवी मावलंकर जी थे, जीवी मावलंकर जी थे। और इनके बाद लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष एम अनंतश्याम अयंगर जी 8 मार्च एन अनंतश्याम अयंगर जी 8 मार्च 1956 से 16 अप्रैल 1962 तक बने रहे थे। तो यदि आपसे पूछा जाए कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष, तो जीवी मावलंकर जी। लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952। लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो 17 अप्रैल 1952। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 8वां क्वेश्चन है, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? तो यदि आपसे पूछा जाए कि लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो 25 वर्ष। कोई भी भारतीय नागरिक जो 25 वर्ष का हो वह लोकसभा का सदस्यता हासिल कर सकता है, और जो भी लोकसभा का सदस्य बन सकता है वह प्रधानमंत्री बन सकता है। तो यदि आपसे पूछ दिया जाए अन्य भाषा में कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो 25 वर्ष। आप सभी लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए शून्यकाल। शून्यकाल पूरे विश्व में कोई भी देश के पास नहीं था, लेकिन संविधान में शून्यकाल को भारत की तरफ से देन कहा जाता है। शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक 1 घंटा हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, शून्यकाल का अर्थ क्या है? ऑप्शन है, जब विपक्ष का प्रस्ताव मान लिया जाए, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए, सुबह दोपहर के सत्र के मध्य का अंतराल, जब धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाए। जब भी कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाता है तो उसे शून्यकाल में उठाया जाता है, और यह न बताए हुए प्रश्नों के बारे में इस समय में चर्चा की जाती है, जिसके तहत सामने वाली जो भी सदस्य होंगे वह अपना जवाब देते हैं, एक दूसरे से तर्क और वितर्क करते हैं। इन क्वेश्चंस के बारे में कोई भी पूर्व सूचना नहीं दी जाती है। शून्यकाल शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग यदि पूछ दिया जाए तो सर्वप्रथम प्रयोग प्रेस द्वारा सन 1962 में किया गया था। सन 1962 में शून्यकाल का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, इस संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो यदि आपसे पूछा जाए, अभी यूपी पेट के एग्जाम में पूछा गया था कि वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर हो जाएगा 552। और यदि आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो हमारे 543 वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, और अधिकतम सीटों की संख्या पूछी जाए तो 552 हो सकती है, और यह सन 2026 तक यही रखने की बात की गई है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत संख्या क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 552। वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या 552 हो सकती है। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र से व अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा के चुनाव में कितनी उम्र के लोग वोट दे सकते हैं, तो आपका जवाब होगा 18।
और वोट डालने की उम्र 21 से 18 कौन से संविधान संशोधन दिल्ली पुलिस में पूछा गया है प्रश्न है। तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा वोट डालने की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं। तो लोकसभा के अनुच्छेद 330 में 47 सीटें अनुसूचित जाति जिन्हें हम एसटी कहते हैं, अनुसूचित जनजाति जिन्हें हम एसटी कहते हैं, और 84 सीटें एससी जाति के लिए आरक्षित की हुई हैं। अनुच्छेद 330 में लोकसभा की 47 सीटें एससी जनजाति के लिए, एसटी के लिए और 84 एससी जाति के लिए आरक्षित की गई हैं। तो अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर 131 सीटें आरक्षित की गई हैं एससी और एसटी जनजाति के लिए संविधान के अनुच्छेद 330 के हिसाब से। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा जीबी मावलंकर। थोड़ा इसमें करेक्शन है, ऑप्शन लिखने में मिस्टेक हो गई है, जीबी मावलंकर। लोकसभा के पहले स्पीकर जीबी मावलंकर जी थे। इनका पूरा नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर। इनके बाद लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष सेकंड थे यह अनंतस्यानम अयंगर, और पहले लोकसभा स्पीकर हो जाएंगे हमारे जीबी मावलंकर जी, गणेश वासुदेव मावलंकर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा। जीएस ढिल्लन, मीरा कुमार, बलराम जाखड़, हुकुम सिंह। तो बलराम जाखड़ जी जो कि 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष रहे, यह स्वतंत्र भारत के बाद लगातार 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष रहने वाले भी एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि लगातार स्वतंत्र भारत में लगातार 2 बार लोकसभा अध्यक्ष रहने वाले कौन से लोकसभा अध्यक्ष थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर बलराम जाखड़। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष, तो हमारा जवाब हो जाएगा श्रीमती मीरा कुमार। श्रीमती मीरा कुमार भारत की पहली महिला अध्यक्ष थी लोकसभा की। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है, तो हमारी 17वीं लोकसभा इस समय चल रही है, जिसके अध्यक्ष ओम बिड़ला जी हैं। ओम बिड़ला जी हैं, और यह एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि यह किस सीट से चुने गए हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा कोटा से। ओम बिड़ला जी कोटा से सांसद हैं और यह हमारी 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में यदि बात की जाए तो 80 लोकसभा की सीटें, 80 लोकसभा की, राज्यसभा की 31 राज्यसभा की, 100 विधान परिषद, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की 100 सीटें, और विधानसभा की 403 सीटें, जिसके समय चुनाव चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 100 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें और लोकसभा की 80 सीटें हैं। अलग अलग एग्जामिनेशंस में अलग अलग तरीके से इन सीटों की संख्या पूछी जाती रही है, तो आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है। 5 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए। तो सांसद निधि की वर्तमान राशि 5 करोड़ रुपए है, 5 करोड़ रुपए है, और यह एमपीएलएडीएस योजना के अंतर्गत दी जाती है, जिसका फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। एमपी से हो जाएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एल से लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम।
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, जिसे हम साधारण भाषा में अपनी सामान्य भाषा में एमपी फंड भी कह देते हैं, तो इसकी राशि होती है 5 करोड़ रुपए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? राष्ट्रपति, वित्त आयोग, प्रधानमंत्री, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जैसे हम कैग भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा संसद के खर्च को नियंत्रित किया जाता है। यह क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है कि कैग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो संविधान के अनुच्छेद 148 में। सीएजी का उल्लेख मिलता है। वर्तमान में भारत के कैग गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू जी भारत के वर्तमान में सीएजी हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू जी भारत में वर्तमान के सीएजी हैं और सीएजी का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद नंबर 148 में मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसे हम हिंदी में महान्यायवादी भी कहते हैं। महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 76 में मिलता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी या प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो हमारा जवाब हो जाएगा महाअधिवक्ता, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 165 में मिलता है। महाअधिवक्ता यह राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। और यदि आपसे पूछा जाए केंद्र सरकार का, तो यह महान्यायवादी होता है, जो राष्ट्रपति जी को कानूनी सलाह देने के लिए रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले और अंतिम क्वेश्चन की ओर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 4 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है। यदि उसके कार्यकाल यदि 4 वर्ष हो जाए या उसकी आयु 65 वर्ष हो जाए, तो उसे अपना पद छोड़ना होगा और इसी उम्र तक वह अपने पद पर आयुक्त बना रह सकता है। फ्रेंड्स, हमने आज पढ़ लिए हैं संविधान के 20 क्वेश्चंस के बारे में। हम धीमे धीमे करके पूरे संविधान को लगभग 10 वीडियो में क्लियर कर लेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सभी फ्रेंड्स तक पहुंचा दें। जो भी भाई हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जिस भाई ने संविधान की पहली 2 वीडियो नहीं देखी हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, जल्दी से सभी लोग देख लें और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फ्रेंड्स।